मिट्टी या धातु से निर्मित कोई भी वस्तु या विषय का निर्माण होता है तो उसे मॉडल कहते हैं। और मॉडल कुछ शब्दों या वाक्यों के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर जब कोई कलाकार किसी बड़े विषय या बड़ी वस्तु की बनावट और सौंदर्य को साकार या मूर्त रूप या ठोस रूप देने के लिए, उसको व्यवस्थित रूप देने के लिए उसका बहुत ही छोटा रूप, लघु रूप तैयार करता है तो वह मॉडल या प्रारूप कहलाता है। और संप्रेषण के क्षेत्र में हम देखें तो संप्रेषक जो होता है अपने श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए रेखा चित्र बनाता है ना, शब्दों को प्रभावशाली शब्दों या प्रभावशाली वाक्यों का इस्तेमाल करता है और इस तरह से जो प्रस्तुत करता है उससे उसके विचारों का और विस्तृत संकल्पना का पता चलता है, यानी विस्तृत कंसेप्ट का पता चलता है ना। तो जो मॉडल है, जब कोई कलाकार किसी बड़े विषय या बड़ी वस्तु की बनावट और सौंदर्य को साकार रूप या मूर्त रूप या व्यवस्थित रूप या ठोस रूप देने के लिए उसका संक्षिप्त रूप या छोटा रूप तैयार करता है तो वह मॉडल कहलाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। यस सर। अब हम आते हैं संप्रेषण की विशेषता, संप्रेषण के मॉडल की विशेषता। इस मॉडल की विशेषता क्या होती है? तो किसी वस्तु, विषय या सिद्धांत विशेष को, किसी वस्तु विशेष को या किसी विषय विशेष को या किसी सिद्धांत विशेष को लघु या संक्षिप्त रूप में समझाने में बहुत ही उपयोगी होता है। जैसे आप लोग एग्जाम देंगे, आप लोग परीक्षा देंगे, उसमें क्या होगा कि जो बच्चे रेखा चित्र बनाकर, कोई स्ट्रक्चर बनाकर अपनी बात को लिखेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, उनके मार्क्स मिलने की ज्यादा संभावना रहती है, यानी ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित कर सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार मॉडल की विशेषता होती है किसी वस्तु विशेष या किसी विषय विशेष या सिद्धांत विशेष को लघु या संक्षिप्त रूप में समझाने में बहुत ही उपयोगी होता है। मॉडल की एक और विशेषता है कि संप्रेषण के जरिए पाठकों या श्रोताओं या दर्शकों की मानसिकता को बदला जा सकता है ना, क्योंकि इसके जरिए बेहतर समझ, मॉडल के जरिए ही पाठक, श्रोता या दर्शक में बेहतर समझ का निर्माण होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। यस सर। यस। अब आगे देखते हैं। संप्रेषण के अनेक प्रारूप या मॉडल हैं और टोटल मॉडल हैं 12, जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। टोटल मॉडल 12 हैं, लेकिन 12 मॉडल को लिखना एग्जाम में असंभव है, क्योंकि बहुत सारे, अगर इसको लिखा जाए तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत समय लगेगा और दूसरा क्वेश्चन छूटने की संभावना रहती है ना। तो वैसे पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग कम से कम 7 मॉडल भी लिख देते हैं एग्जाम में, 7 मॉडल लिख देते हैं तो पर्याप्त होगा, है ना। तो संप्रेषण के अनेक प्रारूप या मॉडल हैं और पहले मॉडल का नाम है एसएमआर मॉडल। एसएमआर मॉडल जो है वह सबसे प्राचीन मॉडल है। संचार का सबसे प्राचीन मॉडल एसएमआर मॉडल है। संचार के सबसे प्राचीन मॉडल को एसएमआर मॉडल के नाम से जाना जाता है और यह मॉडल बहुत ही सहज है, अत्यंत ही सरल है, आसान है। क्यों आसान है? इसलिए आसान है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 तत्व ही शामिल हैं। और आप लोग जरा याद कीजिए कि जब मैं संप्रेषण की प्रक्रिया पढ़ा रहा था तो पहली प्रक्रिया में 3 तत्व ही शामिल हैं।
और ये जो तीन तत्व हैं संचार के सबसे प्राचीन मॉडल हैं, है ना। और इसमें वक्ता क्या करता है, इस मॉडल के द्वारा वक्ता अपना संदेश श्रोता को देता है। वक्ता अपना संदेश श्रोता को देता है और इसमें सिर्फ तीन तत्व शामिल हैं। वक्ता, संदेश या संवाद जिसे स्पीच कहते हैं, मैसेज या स्पीच, वक्ता, संदेश या संवाद और श्रोता, तीन तत्व ही शामिल हैं। और इस एसएमआर मॉडल को इस रेखा चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। आप लोग देखिए, संप्रेषक है, फिर एरो है, फिर संदेश है, फिर एरो है और फिर श्रोता है, फिर एरो है, संप्रेषक, है ना। तो संप्रेषण का सबसे पहला मॉडल एसएमआर मॉडल है, जो कि संचार का सबसे प्राचीन मॉडल है, बहुत ही सरल है। और इस मॉडल के अनुसार वक्ता अपना संदेश श्रोता को देता है। इसमें तीन तत्व शामिल हैं, वक्ता, संदेश और श्रोता। और इसे निम्नलिखित रेखा चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। रेखा चित्र बना देंगे, यह मॉडल पूरा। तो बातें अब समझ में आ गई कि नहीं? सर इसका नाम एसएमआर ही क्यों है? एसएमआर मॉडल इसलिए है कि पहचान के लिए, क्योंकि अनेक मॉडल हैं, इसलिए इसका नाम एसएमआर मॉडल दिया गया। का मतलब जैसे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एसएमआर का इसका मतलब सेंडर, एम का मतलब मीडियम और आर का मतलब रिसीवर, ऐसा। बिल्कुल यही है, क्योंकि तीन ही तत्व शामिल हैं। बिल्कुल यही है। ठीक है सर, सिर्फ डायग्राम बना समझ में आ गई बातें? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। किसी को कोई दिक्कत? सर इसमें मीडिएटर संदेश है। मीडिएटर नहीं है बेटा, ये सेंडर है, बीच में मैसेज है और आगे रिसीवर है। हाँ मैसेज सर, मैसेज। ठीक है, सेंडर, मैसेज, रिसीवर, इसलिए इसको एसएमआर शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, एसएमआर मॉडल। क्लियर हुआ? यस सर। आगे बढ़े। और आसान है कि नहीं है? यस सर। आगे बढ़ते हैं, दूसरा मॉडल देखते हैं। दूसरा मॉडल है, सर एक्सक्यूज मी। हाँ सर एक गर्ल है भावना शर्मा, वो न्यू है, उसकी एंट्री नहीं हो रही। एक मिनट बेटा, उसकी एंट्री दे रहा हूं। सीखा तनवा। ओके सर। हो गया। अब हम दूसरा मॉडल देखते हैं। दूसरा मॉडल है अरस्तु का संचार मॉडल। अरस्तु का नाम आप लोग सुने होंगे। लगभग 2300 ईसा पूर्व पहले अरस्तु ने संचार का मॉडल प्रस्तुत किया। यह अरस्तु विश्व का सबसे पहला ऐसा संचारविद था, ऐसा विचारक था जिसने संचार का मॉडल भी प्रस्तुत किया। और अरस्तु ने अपने इस संचार मॉडल में 5 तत्वों का उल्लेख किया, है ना। अरस्तु के संचार मॉडल में 5 तत्व हैं। सबसे पहले क्या है, अरस्तु आप लोग जानते हैं राजनीतिक विचारक है, दार्शनिक है, चिंतक है और भाषा के क्षेत्र में भी वह संचारविद है, यानी संचार का विद्वान है। और उसने 2300 ईसा पूर्व पहले संचार का मॉडल प्रस्तुत किया और 5 तत्वों का उल्लेख किया, जिसमें पहला तत्व है वक्ता, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। दूसरा है संदेश, तीसरा है श्रोता, चौथा है अवसर और पांचवा है प्रभाव। लेकिन अरस्तु के इस मॉडल में आप देखें, इसका ड्रॉबैक क्या है, इसकी सीमाएं क्या है? इसकी सीमाएं हैं, इसमें माध्यम का उल्लेख नहीं है। अरस्तु ने जो संचार का मॉडल प्रस्तुत किया उसमें वक्ता, संदेश, श्रोता, अवसर
प्रभाव तो है लेकिन माध्यम नहीं है, माध्यम का उसने उल्लेख नहीं किया है। लेकिन क्या यह मान लिया जाए कि अरस्तु ने जो मॉडल प्रस्तुत किया वह माध्यम, उसमें माध्यम नहीं होने से उसका यह मॉडल अधूरा है? तो उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जिस समय विश्व का यह प्रथम विचारक था और जिस समय में यह संचार का मॉडल प्रस्तुत कर रहा था, जिस समय संचार के मॉडल पर विचार कर रहा था, उस समय तक ज्यादातर संचार माध्यम मौखिक हुआ करते थे। यानी पहले जब लिखित रूप नहीं था, मानव सभ्य हुआ तो अचानक लिखना शुरू नहीं कर दिया। मानव बोलना नहीं जानता था, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। और अपने भारत में ही देख लें, अपने भारत में तो बहुत बड़ी लंबी परंपरा रही है जिसे मौखिक परंपरा कहते हैं या वाचिक परंपरा कहते हैं। तो जिस समय अरस्तु ने यह मॉडल प्रस्तुत किया, इस मॉडल पर विचार किया, संचार के मॉडल पर विचार किया, उस समय तक ज्यादातर संचार के माध्यम मौखिक हुआ करते थे। और यही कारण है कि उस समय माध्यम का उल्लेख अरस्तु नहीं कर पाया। इसके बावजूद अरस्तु का यह मॉडल काफी महत्वपूर्ण है ना, और ऐतिहासिक भी है। अरस्तु अगर अपना यह मॉडल प्रस्तुत नहीं किया होता, अपने विचारों को प्रारूप में नहीं दर्शाया होता, मॉडल रूप में नहीं दर्शाया होता, तो आगे के जितने भी विचारक हैं, चिंतक हैं, उन्हें बना बनाया रास्ता नहीं मिलता। इसलिए अरस्तु के इस संचार मॉडल का बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। सर इसमें आगे बढ़ते ओकेजन हैं। क्या है? ओकेजन है कि वक्ता क्या करता है, अवसर के अनुकूल बात करता है ना। वक्ता क्या करता है, संदेश अगर भेजता है तो अवसर का चयन करता है कि किस समय किस संदेश को भेजना है। अब ऐसा तो नहीं है कि अभी पढ़ रहे हैं तो इसी तरह से घर पर जाकर बात करेंगे। आप हर वक्ता, हर संप्रेषक अवसर के अनुकूल सोचता है और संदेश भेजता है ना। और फिर श्रोता उसे सुनता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। अगर संदेश अवसर के अनुकूल न हो तो उसका प्रभाव श्रोता पर नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। आगे बढ़ते हैं। तीसरा मॉडल है लॉसवेल का संचार मॉडल। लॉसवेल का पूरा नाम है हेराल्ड ही लॉसवेल। हेराल्ड ही लॉसवेल जो तीसरा मॉडल है, लॉसवेल का संचार मॉडल है। और लॉसवेल का पूरा नाम हेराल्ड ही लॉसवेल है। लॉसवेल अमेरिका में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर थे और 1948 ईस्वी में 1948 ईस्वी में उन्होंने एक सूत्र प्रस्तुत किया, एक फॉर्मूला दिया, और उसी के कारण संचार का पहला व्यवस्थित मॉडल उभर कर सामने आया। लॉसवेल ने 1948 में एक सूत्र प्रस्तुत किया, एक फॉर्मूला दिया, और उसी की वजह से संचार का सबसे पहला व्यवस्थित मॉडल उभर कर सामने आया। और यही कारण है कि लॉसवेल को आधुनिक संचार का विशेषज्ञ माना जाता है। तो प्रश्न है कि आधुनिक संचार का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? तो हेराल्ड ही लॉसवेल को, है ना। हेराल्ड ही लॉसवेल ने 1948 ईस्वी में संचार से संबंधित एक सूत्र प्रस्तुत किया और उसकी वजह से संचार का व्यवस्थित मॉडल उभर कर सामने आया। और यही कारण है कि लॉसवेल को आधुनिक संचार का विशेषज्ञ माना जाता है। लॉसवेल
ने जो भी संचार प्रक्रिया के बारे में विचार किया, उस संचार प्रक्रिया को अच्छे तरीके से यानी बेहतर ढंग से समझने के लिए 5 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का सूत्र दिया और उन 5 प्रश्नों को 5W के नाम से जाना जाता है और हिंदी में इसे पंचककार कहा जाता है। पंचककार जब मैं बोल रहा हूं तो आप लोग बोल रहे होंगे पता नहीं क्या है, तो आप लोग जरा देखिए, हु का और क्या होता है, कौन, तेज व्हाट क्या, इन विच चैनल किस, टू होम किस, किसके लिए, है ना, और विथ व्हाट इफेक्ट क्या प्रभाव। तो आप लोग देखिए, देखें कौन क्या किस माध्यम से किसके लिए किस पर प्रभाव या क्या प्रभाव। तो ये जितने भी हैं सब क से है। पहला अक्षर क्या है, क है, क है, क है, क है। तो 5 है, 5W सूत्र दिया। तो W क्यों, तो देखो हु, व्हाट, विच, होम, विथ व्हाट इफेक्ट, व्हाट। तो यहां पर भी देखो 5 में भी W है, पांचों में W है, इसलिए 5W के नाम से जाना जाता है। 5 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का सूत्र दिया और इसे 5W के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे पंचककार के नाम से जाना जाता है ना। इसको एक लाइन में, एक वाक्य में आराम से याद कर सकते हैं, हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू होम विथ व्हाट इफेक्ट, है ना। और इसको अलग अलग तोड़ दें तो 5 प्रश्न बन जाते हैं। पहला है हु, दूसरा है सेज व्हाट, तीसरा है इन विच चैनल और चौथा है टू होम और पांचवा है विथ व्हाट इफेक्ट। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी मीडिया के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मीडिया को अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसमें इसका विशेष महत्व है। और न केवल मीडिया बल्कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, किसी भी कंपटीशन में अगर व्यक्ति इन प्रश्नों को ध्यान में रखे, हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू होम विथ व्हाट इफेक्ट, यानी हु, व्हाट, विच, होम, अगर हाउ, इस तरह ये जो 5 हैं इनको दिमाग में रखे और दिमाग में रखकर कोई भी विषय पढ़े, उसको कहते हैं कि वह उसी समय रिसर्चर की भूमिका में होता है व्यक्ति। और निश्चित रूप से जब वह पढ़ता है और इन बातों को ध्यान में रखता है तो उसकी समझ और बेहतर बनती है। तो लॉसवेल ने 5W का सूत्र दिया जिसे हिंदी में पंचककार के नाम से जाना जाता है। और यह न केवल पत्रकारिता के क्षेत्र में या मीडिया के क्षेत्र में बल्कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में काम आने की चीज है। इसका इस्तेमाल कर व्यक्ति की समझ काफी विकसित होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, कोई दिक्कत? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? क्लियर हुआ? यस सर। अब लॉसवेल के संचार प्रारूप में आप लोग देखें इसके पहले कि उसने जो संचार प्रारूप प्रस्तुत किया तो माध्यम शब्द को शामिल नहीं किया, यानी माध्यम उसके संचार प्रारूप में, संचार मॉडल में शामिल नहीं है ना। जो सर, कि आपकी वॉइस थोड़ी शेकी है। क्या सर, आपकी वॉइस लास्ट में भी थोड़ी सी शेकी हो गई थी मैंने जब आपने जो पूछा बताया, उसके बाद, जब आपने ये पूछा ना कि वॉइस क्लियर, उसके बाद वाला पार्ट थोड़ा शेकी हो गया था। यस सर। जैसे एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, जैसे लॉसवेल ने 5W का सूत्र दिया, ये तो समझ में आ गई होगी बातें। हिंदी में पंचककार के नाम से जाना जाता है। और इसको जो 5W फॉर्मूला है, 5W फॉर्मूला को आसानी से एक सेंटेंस बनाकर आप लोग याद कर सकते हैं, एक सेंटेंस में, और फिर उसको तोड़ दो, हु सेज व्हाट
इन विच चैनल, टू होम, विथ व्हाट इफेक्ट, है ना। तो ये जो 5W है, यह न केवल पत्रकारिता के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, बल्कि किसी भी विषय का कंसेप्ट अच्छे तरीके से कंसेप्ट बनाने के लिए, किसी भी विषय पर पकड़ बनाने के लिए, अगर इन 5 बातों को ध्यान में रखा जाए, इन 5 सूत्रों को ध्यान में रखा जाए, तो बेहतर समझ विकसित होती है और हम किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने की क्षमता रखते हैं, है ना। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में इसका महत्व तो है ही, कंपटीशन के क्षेत्र में भी है, रिसर्च के क्षेत्र में भी इसका महत्व है। ठीक है, तो अब बातें समझ में आ गई होगी, बोलो। यस सर। है ना। अब इसमें जो लॉसवेल ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया, संचार मॉडल प्रस्तुत किया, उसकी सबसे बड़ी सीमा है, क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है इस मॉडल की, कि इसमें माध्यम शामिल नहीं है ना। लेकिन संचार प्रक्रिया में जिन 5 तत्वों का उल्लेख अरस्तु की तरह लॉसवेल ने भी 5 तत्वों का उल्लेख किया। अरस्तु ने भी माध्यम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। लॉसवेल यद्यपि आधुनिक संचार का विशेषज्ञ है, उसने व्यवस्थित मॉडल प्रस्तुत किया, 5 तत्वों का उल्लेख भी किया, लेकिन उसके इस मॉडल में भी माध्यम शब्द शामिल नहीं हो सका, है ना। लेकिन जो 5 तत्व शामिल किया, वे पांचों तत्व महत्वपूर्ण है। पहला आप लोग देखें, संप्रेषक है, दूसरा है संदेश, तीसरा है संचार, नहीं, इसमें माध्यम शामिल है। लॉसवेल के मॉडल में माध्यम शामिल है, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं कि देखिए यहां पर लिखा है इन विच चैनल, किस माध्यम से, है ना। तो आधुनिक संचार का विशेषज्ञ तो है ही, उसके अलावा जो 5 तत्व शामिल किया, उन 5 तत्वों में माध्यम भी शामिल हो गया, जबकि अरस्तु के मॉडल में माध्यम शामिल नहीं था। तो अरस्तु के मॉडल की सबसे बड़ी सीमा थी कि उस वक्त उसमें माध्यम था ही नहीं। लेकिन आगे चलकर जब लॉसवेल अपने संचार का मॉडल प्रस्तुत करता है, तो उसमें वह भी 5 तत्वों का उल्लेख करता है और माध्यम को शामिल करता है। ठीक है, और ये पांचों तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला है देखिए संप्रेषक, फिर दूसरा है संदेश, तीसरा है संचार माध्यम, चौथा है श्रोता और पांचवा है प्रभाव। लेकिन इसमें आप लोग देखिए कि फीडबैक नहीं है, इसकी कमी है, इस संचार मॉडल की कमी है कि इसमें फीडबैक नहीं है ना। तो लॉसवेल ने जो अपना संचार मॉडल प्रस्तुत किया, उसमें 5W फॉर्मूला दिया और 5 तत्वों का उल्लेख किया, उसमें माध्यम शामिल हुआ, जबकि अरस्तु के मॉडल में माध्यम शामिल नहीं था। उसकी कमियों को लॉसवेल ने दूर किया और लॉसवेल के अनुसार संचार के मुख्यतः 5 कार्य हैं, है ना। 5 कार्य हैं जो संप्रेषण प्रक्रिया होती है, यानी संप्रेषण प्रक्रिया के 5 कार्य हैं। संचार कौन कौन सा काम करता है, उसके बारे में लॉसवेल ने विस्तार से चर्चा की है। पहला है संचार का काम सूचना संग्रह, है ना, सूचना को इकट्ठा करना, है ना, सूचना को एक जगह इकट्ठा करना। तो पहला है संचार का कार्य सूचना संग्रह। दूसरा है उन सूचनाओं का प्रसार, प्रचार प्रसार, है ना, सूचनाओं का प्रसार। और प्रसार कैसे होगा, जब वक्ता या संप्रेषक अपने संदेश को श्रोता तक किसी माध्यम का इस्तेमाल कर पहुंचाएगा और उस पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा है प्रसार। तीसरा है सूचना विश्लेषण, है ना, जो भी सूचनाएं वक्ता या संप्रेषक इकट्ठा करता है, तो सबसे पहले उसके बारे में सोचता है, विचारता है, उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो सूचना विश्लेषण। और चौथा है सामाजिक ज्ञान, यानी वक्ता या संप्रेषक को समाज के बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है। अब मान लो कि पता चले कि अलग अलग
समुदाय के लोग हैं, अलग अलग धर्म जाति संप्रदाय के लोग हैं, और वक्ता को पता चले कि अमुक संप्रदाय के पास, किसी विशेष संप्रदाय के पास, किसी विशेष समाज में हमें सूचना भेजनी है, और पता चला वह सूचना जहां भेजनी है वहां नहीं भेजा, दूसरे जगह भेज दिया, तो फिर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। तो सामाजिक ज्ञान का होना भी आवश्यक है, और यह संचार के माध्यम से ही संभव हो पाता है। और अंतिम है, संचार का अंतिम कार्य है मूल्यों का संप्रेषण, जिसे हम इथिकल वैल्यू कहते हैं, नैतिक मूल्य। तो नैतिक मूल्यों का संप्रेषण, जो वक्ता नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर अपने संदेश का प्रचार प्रसार करता है, अपने विचारों का विश्लेषण कर उसका प्रसार करता है, वही वक्ता के उसी वक्ता के संदेश का प्रभाव श्रोता पर पड़ता है, और एक तरह से मूल्यों का निर्माण होता है, इथिकल वैल्यू का निर्माण होता है, नैतिक मूल्यों का निर्माण होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, क्लियर हुआ Yes, sir. कि नहीं हुआ? किसी को कोई दिक्कत? बोलो कि आगे बढ़ूं? आगे बढ़ो। और चौथा देखिए, चौथा मॉडल है सैनन एवं वीवर का संचार मॉडल। चौथा मॉडल सैनन एवं वीवर का संचार मॉडल, और यह मॉडल 1949 ईस्वी में प्रकाश में आया। यह मॉडल 1949 ईस्वी में उभर कर सामने आया। सैनन का पूरा नाम है सीई सैनन, और वीवर का पूरा नाम है डब्ल्यू वीवर, है ना। सैनन एवं वीवर का यह मॉडल 1949 ईस्वी में उभर कर सामने आया, और दोनों ही विद्वानों ने, सैनन एवं वीवर दोनों ही विद्वानों के संयुक्त खोज का परिणाम यह मॉडल है। सैनन एवं वीवर दोनों ने ही रिसर्च किया, संचार पर रिसर्च किया, और उसी के परिणाम स्वरूप यह मॉडल 1949 ईस्वी में उभर कर सामने आया। दोनों ने संचार प्रक्रिया का 3 स्तरों पर विश्लेषण किया। संचार प्रक्रिया के उन्होंने 3 स्तर माने। सैनन एवं वीवर ने संचार प्रक्रिया के 3 स्तर माने। पहला स्तर है तकनीकी स्तर, दूसरा है अर्थ एवं प्रसारण का स्तर, और तीसरा है प्रभाव एवं श्रोता का स्तर। ठीक है, तो तकनीकी, अर्थ एवं प्रसारण, प्रभाव एवं श्रोता, इन तीनों के स्तर पर सैनन एवं वीवर ने संचार प्रक्रिया का विश्लेषण किया, और विश्लेषण के परिणाम स्वरूप एक नए तत्व की खोज की, जिसका नाम है शोर या बाधा। जैसा कि संप्रेषण प्रक्रिया में पढ़ा रहा था, तो 8वां तत्व शोर या बाधा की चर्चा किया था, है ना। और तत्व भी पढ़ा रहा था, तो उसमें शोर या बाधा पर भी चर्चा की गई थी। तो जो नए तत्व की खोज की सैनन एवं वीवर ने, वह है शोर या बाधा। शोर या बाधा तत्व की खोज अचानक से नहीं हो गई, बल्कि जब सैनन एवं वीवर ने संचार प्रक्रिया का विश्लेषण किया, तो उसे 3 स्तरों पर विश्लेषण किया। पहला तकनीकी स्तर पर, फिर अर्थ एवं प्रसारण के स्तर पर, फिर प्रभाव एवं श्रोता के स्तर पर। जब विश्लेषण किया, तब फिर एक नए तत्व की खोज की, जिसका नाम है शोर या बाधा। क्योंकि सैनन एवं वीवर का यह संचार मॉडल टेलीफोन या आकाशवाणी पर आधारित था, उन्होंने अपनी खोज को, अपने रिसर्च का आधार
टेलीफोन को बनाया था या आकाशवाणी को बनाया था। और यही कारण है कि सैनन एवं वीवर के संचार मॉडल को टेलीफोन या मशीनी संचार मॉडल भी कहा जाता है। तो सैनन एवं वीवर के संचार मॉडल का दूसरा नाम टेलीफोन या मशीनी संचार मॉडल भी है। ठीक है। और अपने इस मॉडल में सैनन एवं वीवर ने अपना विचार प्रकट किया कि जब स्रोत यानी वक्ता, स्रोत क्या है? कोई ना कोई वस्तु है, कोई ना कोई व्यक्ति है, कोई ना कोई सोर्स है ना? तो सैनन एवं वीवर ने अपना विचार प्रकट करते हुए कहा कि जब स्रोत किसी संदेश को भेजना चाहता है। सर एक्सक्यूज मी। हाँ सर आज 12:45 से इको की क्लास है, तो आप अटेंडेंस ले लेते सर। बस 3-4 मिनट बेटे, 3-4 मिनट पढ़ करके और मैं अटेंडेंस ले लूँ। ठीक है। ओके सर। थैंक यू वेरी मच सर। तो जब स्रोत किसी संदेश को भेजना चाहता है तब वह सबसे पहले संदेश की रचना करता है ना। यानी कोई भी संदेश अचानक से नहीं बन जाता है। संदेश भेजने से पहले उस पर पहले विचार चलता है, उस पर विचार बनता है। पहले विचार किया जाता है कि किस संदेश को कब भेजना है। तो यहां पर सैनन एवं वीवर ने टेलीफोन को अपना आधार बनाया, यानी मशीनी संचार को आधार बनाया, और उन्होंने अपना विचार प्रकट किया कि जब स्रोत किसी संदेश को भेजना चाहता है तब वह सबसे पहले संदेश की रचना करता है, अपने मन में सोचता है और उस संदेश को टेलीफोन के स्पीकर के पास बोलता है ना। और जब जैसे ही वह टेलीफोन के स्पीकर के पास बोलता है तो वही संदेश टेलीफोन के तार या ध्वनि तरंगों के माध्यम से श्रोता के पास या टेलीफोन प्रापक के टेलीफोन तक पहुंचता है और फिर वहां पर संदेश की रचना होती है। जब फिर से दोबारा संदेश की रचना होती है तब वहां पर आवाज होती है, ट्रेन ट्रेन टून टून की घंटी बजती है। यानी श्रोता को वह टेलीफोन संदेश आने का संकेत देना शुरू कर देता है। जैसे ही टेलीफोन उस संदेश को आने का संकेत देता है तब श्रोता क्या करता है? रिसीवर उठाता है और संदेश को सुनता है। लेकिन सैनन एवं वीवर का मानना है कि श्रोता उस संदेश को सुनने में तभी सफल हो पाता है जब संचार माध्यम में कोई शोर या बाधा उपस्थित न हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। और यस सर। सैनन एवं वीवर के संचार प्रारूप को, संचार मॉडल को निम्नलिखित रेखा चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं। पहला है सूचना स्रोत, इंफॉर्मेशन सोर्स। दूसरा है सूचना प्रेषक, ट्रांसमीटर। तीसरा है संकेत, सिग्नल। और चौथा है संचार मार्ग, चैनल। फिर उसके बाद में है रिसीव्ड सिग्नल। फिर उसके बाद में है प्रापक या श्रोता, और उसके बाद में मंजिल, डेस्टिनेशन। तो यहां पर देखिए कि कोई ना कोई स्रोत होता है जो कि संदेश भेजने से पहले उसके बारे में सोचता है, और जैसे ही ट्रांसमीटर के पास पहुंचता है, यानी अब प्रेषक के पास पहुंचता है, तो प्रेषक क्या करता है? जैसे ही उस संदेश को भेजता है सिग्नल के पास पहुंचता है ना। और जब सिग्नल के पास पहुंचता है तो सिग्नल पर पहुंचने पर वहां पर उस संदेश की रचना होती है ना। और संदेश की रचना किस रूप में होती है? संकेत रूप में होती है, ध्वनि रूप में होती है, और वही ध्वनि रूप में फिर चैनल के पास पहुंचती है ना। और जैसे ही चैनल के पास पहुंचती है तो फिर जो ग्राह्य संकेत है, यानी जो टेलीफोन है, जो कि रिसीवर के पास में है, यानी श्रोता के पास में है, वहां पर पहुंचकर फिर से वह ध्वनि तरंग शब्दों में या चित्रों में परिवर्तित हो जाती है ना। और परिवर्तित होने के बाद जैसे ही वह परिवर्तित होती है तब प्रापक उसे उठाता है, सुनता है, बातों को सुनता है, संदेश को सुनता है, और उसकी मंजिल पूरी हो जाती है ना। लेकिन यहाँ पर मंजिल की बात तो है, लेकिन इसकी
सबसे बड़ी सीमा है फीडबैक का उल्लेख नहीं है और यह एक मार्गी संचार प्रक्रिया है, एक तरफा संचार प्रक्रिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। यस यस सर। तो अब हम लोग सर। अटेंडेंस बना लेते हैं। सर ऋतिक स्क्रीनशॉट भेज देगा, ऐसे अटेंडेंस में टाइम लग जाएगा बहुत। बेटे तुम लोगों की क्लास होती है कितने बजे? सर 12:45। ओके सर। 12:45 तक बनाने की कोशिश करते हैं, बन जाएगा तो अच्छी बात है ना, मुझे दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना। ओके सर। या ऋतिक के पास है ये, ऋतिक तुम भेज दोगे? हाँ सर मैं भेज दूंगा। ठीक है तो भेज देना, मैं शाम को क्या कर लूंगा, नोट कर लूंगा। ठीक है यस सर। एक सेकंड सर, मैं एक बार अटेंडेंस ले लेता हूँ। हाँ ले लो। एक सेकंड। हाँ सर हो गया। हो गया ना? ठीक है शाम को हाँ। भेज देना, शाम को थोड़ा डिस्कस भी करेंगे। ठीक है यस सर। ओके ओके। ठीक है बेटे, तो क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, कल मिलते हैं। ओके बाय सर। Okay.